हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टार्ट करेंगे। अपना इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर रहने वाला है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कुछ यहाँ पर दे रखा है। इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल। कह रहा है कि इसमें इंडियन लेजिस्लेचर में क्या हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ा दी गई थी और फर्स्ट टाइम बाई कैमरल सिस्टम आया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में एक यहाँ प्रोविजन दे रखा है, प्रिस्क्राइब्ड द फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंस एंड इंडियन स्टेट एज द यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन इसके सही मिल पा रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में भी इसमें प्रोविज़न आया था 1935 में। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी और यहाँ पर क्या था, ये फर्स्ट टाइम बाई कैमरल मिला था हमें इंडियन लेजिस्लेचर में। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो हमें 1919 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में फिर से हमें एक क्वेश्चन मिला। इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरची इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, devolution of the legislative authority by the center to provinces, और expansion of the reconstitution of the central and the provincial legislature। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको यहाँ पर एक ट्रिक के थ्रू हम इसमें जा सकते हैं, लेकिन ट्रिक इसमें लगने वाली नहीं है। ठीक है, ट्रिक इसमें लगने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इससे ये चार ऑप्शन, चार स्टेटमेंट दे रखें, चार स्टेटमेंट में से अगर हम एक भी स्टेटमेंट को कैप्चर कर पा रहे हैं, एक भी स्टेटमेंट को अगर हम सही तरह से देख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सही कर पाएंगे। प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 के बारे में देख रहे हैं हम। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमें एक ऑप्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। तो ये तो नहीं है, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम हमें ये नहीं मिला था, ये मिला था 1909 वाले में। ठीक है, 1919 वाले एक्ट में हमें ये देखने को मिला था। तो यहाँ पर जब अपना दूसरा कट गया, तो फिर दूसरे के हिसाब से हम देखेंगे, पहला भी ऑप्शन चला जाएगा, सी भी चला जाएगा, बी वाला भी चला, तो बचेगा केवल डी। तो इस तरह से हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से दे रखे हैं। फिर से हम बात करें, फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन इन द इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर 1926। क्या ये सही है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन फॉर द सुपीरियर सिविल सर्विस इन द इंडिया। अगला हम देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का फिर से हमें दे रखा है यहाँ पर, सेटिंग ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एट बोथ फेडरल एंड द प्रोविंशियल लेवल्स। तो यहाँ पर हमको दोनों ही क्वेश्चन सही मिल पा रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट हमको यहाँ पर सही देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन सी को सही क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट देखना है। अगर स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसमें कुछ ऐसी बातें बोल देगा, कुछ ऐसे मतलब इधर उधर का एक्ट ले आएगा, एक क्वेश्चन वैसा डाल देगा जिससे हम उसको ईजिली कैप्चर कर पाएंगे। अब ऑप्शन सी मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द सेटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन द ब्रिटेन। मतलब किस एक्ट ने ये कहा कि भाई ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाना चाहिए, विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुली कंट्रोल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल मिलिट्री एंड द रेवेन्यू अफेयर्स इन द इंडिया। सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये तो हमें पता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन किस एक्ट के तहत हमें ये भी देखना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं, 1773 के थ्रू तो हमें रेगुलेशन स्टार्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन का। अब यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ओके ये सही है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये नहीं हुआ था। यहाँ पर क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ था इलाहाबाद में। चार्टर एक्ट 1833 ये भी नहीं हुआ था। यहाँ पर मोनोपोली कंपनी की जो है ख़त्म हो गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में हमको यहाँ पर मैच कराना है। हमको 4 एक्ट दे रखे हैं यहाँ पर, और उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर बातें दे रखी हैं।
प्रोविजंस दे रखे हैं, अब इनको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो अपना ये 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। इसमें हम जरा इनको मैच करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मिलेगा 1935 में क्या हुआ था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी। 1999 में क्या हुआ था, बाई कैमरल आ गया था प्रोविंसेस में, और लेकिन इसने क्या किया 1935 में बाई कैमरल सिस्टम को हटा दिया था, ऑटोनॉमी दे दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी। तो ए का 3, तो ए का 3 के हिसाब से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी ऑप्शन गया है, ए वाला भी गया है ऑप्शन, और इधर सी वाला भी गया है। अब यहाँ पर हमारी 50-50 की कहानी बची है बी और डी में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक और मैच कर लेते हैं, उसके बाद हमारा काम और आसान हो सकता है। तो अपना काम और आसान होगा क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हमें क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था मुस्लिम्स के लिए। चलो बी का 5 हो गया, यहाँ पर बी का हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, ए का हमने कर दिया 3 और बी का 5 जहाँ पर मिल जाए उसे क्लिक कर दो, ए का 3 बी का 5, और ज़्यादा हमको मैच करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वर एस्टेब्लिश्ड अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ये कह रहा है पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस एक्ट के अंदर, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बात बोली गई थी कि पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमको चाहिए है। ठीक है, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल के लिए अगर हम बात करें कि 1919 वाले एक्ट की अगर बात करें तो इसमें हमें पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली गई थी। 1935 में तो हम जानते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी, और 1909 में हम जानते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, कुछ ये मिला था। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलेगा यहाँ पर, इनिशियल आइडिया ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू द। ठीक है, यहाँ पर कुछ कमीशंस आई थी, इसमें कहा कि इनिशियल आइडिया भाई कब मिला, रिक्रूटमेंट ऑन द मेरिट बेस पे, मेरिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होगी। तो ये ली कमीशन थी, या तो यह इलिंगस्टन कमीशन थी, या फिर मैकाले था, या मैक्सवेल कमेटी थी। तो यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो रिक्रूटमेंट के बेस पे आपको जॉब मिलेगी, ये आइडिया कहाँ से मिला था, कौन सी कमीशन ने दिया था। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ली कमीशन, मैकाले कमीशन, मैक्सवेल कमेटी। तो यहाँ पर ना तो ली होगी, ना ही मैक्सवेल होगा, ना ही ये सी वाला ऑप्शन होगा। मैकाले कमेटी को हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ईजिली। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द रूल्स मेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द डेवोल्यूशन रूल्स। ठीक है, ब्रिटिश अगर हम बात करें कि पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था तो उस दौरान यह कह रहा है कि डेवोल्यूशन रूल किसको बोला गया था। ठीक है, किसको डेवोल्यूशन रूल बोला गया था। तो यहाँ पर हमें फिर ऑप्शन मिलेंगे, 1919 का एक्ट मिलेगा, ICA मिलेगा आपको 1909 का, फिर 1992 का मिलेगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन अपना बी ए सही होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमें ये कुछ मिला था कि डेवोल्यूशन की इसने बात करी थी, इसको डेवोल्यूशन रूल बोला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में क्या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में रिस्पॉन्सिबल का बिल्कुल गलत, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला ये सिस्टम नहीं था इसमें। ठीक है, 1919 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं आई थी, डायरकी इन स्टेट्स नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही मिलेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में पहली बार इलेक्शन के प्रिंसिपल के बारे में बात की गई थी, ना कि इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के प्रिंसिपल के बारे में बात करी गई थी। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, 1919 में डायरकी इन स्टेट्स भी बोल दिया, सेंटर और स्टेट दोनों में डायरकी हो जाएगी, दोनों बाइकमरल हो जाएगा। 1935 में ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इतनी बार बोला जाए, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पीछा नहीं छोड़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन एंड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है।
Withstanding the introduction of the Provincial Autonomy, the Government of India Act 1935 retained the control of the central government over the provinces in a certain sphere. ठीक है, ये कुछ दे रखा है और रीजन इसका दे रखा है गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिएशन in the government matter in the certain matters for the which he was to act without the ministerial advice under the control of the direction of the governor. ये कह रहा है यहाँ पर कि 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी। ठीक है, बिल्कुल ये तो सही है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर मिल गई थी। और दूसरा कह रहा है गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट हिज ऑन डिस्क्रिएशन द सर्टेन मैटर्स। हाँ, गवर्नर को भाई सर्टेन मैटर्स के लिए खुद का डिस्क्रिएशन ज़रूरी था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बोथ ए एंड बी इंडिविजुअली ट्रू हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ने कुछ ऐसी बात यहाँ पर कह दी है जो ए का एक्सप्लेनेशन करेक्ट बता रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11th में। देखें, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाई ए एक्ट by the act of 1935 रेजिडुअरी पावर वर गिवन टू द। जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसमें रेजिडुअरी पावर किसके हाथों में दे दी गई थी? गवर्नर जनरल के हाथों में, फेडरल लेजिस्लेचर के हाथों में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो नहीं हो सकता है और प्रोविंशियल गवर्नर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ना ही यहाँ पर फेडरल लेजिस्लेचर हो सकता है। सारी की सारी पावर जो रेजिडुअरी पावर जो थे गवर्नर जनरल के हाथों में थी। मस्ट द फॉलोइंग की बात करेंगे। यहाँ पर हमें लिस्ट 1 मिल रही है, लिस्ट 2 मिल रही है, एक तरफ एक्ट मिल रहा है, एक तरफ प्रोविजंस मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर से पुराना क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस को इधर उधर कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958 की बात करें और 1961 1909, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो गया होगा देखते ही, क्योंकि 1909 का जो एक्ट था उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता था, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम मिला था। ठीक है, तो सी का अगर आप 5 लगाएंगे तो सी का 5 के लिए आपको यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन मिल पा रहे हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ी कहानी गड़बड़ जा रही है। तो ये ऑप्शन ए जाएगा और ऑप्शन डी जाएगा, अब बचेगा बी और सी। बी और सी में कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक और एक्ट थोड़ा मैच करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 ने क्या कहा था? डायरकी इन प्रोविंसेस, बिल्कुल सही, डायरकी इन प्रोविंसेस हो गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 वाज बेस्ड अपॉन द 1999 को क्या बोला जा रहा था भाई? मार्ले मिंटो रिफॉर्म तो इसे नहीं बोला जाएगा ना, रैमसे मैकडोनाल्ड भी नहीं बोला जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाएगा, इसको नेहरू बोर्ड बोला जाएगा। नेहरू बोर्ड तो 1928 में आई थी। ये रैमसे मैकडोनाल्ड की बात तो दूसरी है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे आया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म तो 1909 वाला है, 1909 वाला है, और ये हो जाएगा 1919 वाला। ठीक है, 1919 वाला ही पूछा गया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम कम्युनल इलेक्टोरेट किसके लिए दिया गया था? 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म में दिया गया था। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होने वाला है। बट वर द सैलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सैलिएंट फीचर्स की बात करें, यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं 1935 के एक्ट के, और हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन को उठाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एवोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। डायरकी इन सेंटर, डायरकी एट सेंटर, हाँ सेंटर में डायरकी थी, बट हमने स्टेट से, प्रोविंसेस से डायरकी हटा दी थी। एवोल्यूशन ऑफ द, बिल्कुल सही, एबोलिश कर दी थी डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स, इसीलिए यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गया था। इस्टेब्लिश्ड बाय द ऑफ द फेडरल कोर्ट, हाँ बिल्कुल, फेडरल कोर्ट को हमने स्टार्ट कर दिया था, इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसी फेडरल कोर्ट को दिल्ली में हमने इस्टेब्लिश किया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट बोला गया था। ओके, तो यहाँ से हमें चारों ऑप्शन, चारों स्टेटमेंट करेक्ट मिल पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है
डी करेक्ट होने वाला है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। एक तरफ हमें फीचर्स दे रखे हैं, एक तरफ हमें एक्ट दे रखे हैं, फिर से वही चीज़ें, फीचर्स दे रखा है, एक तरफ एक्ट दे रखा है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री फॉर्म वन का सी, तो वन का सी फिर से यहाँ पर ये देखो ए वाला गया और बी वाला गया है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें कि एक हमें और मैच करना है फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। मान लिया मैं ये जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और मुझे भी कुछ नहीं आता, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग किस तरह से करना चाहेंगे। डायरेक्टली इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्टली किसके थ्रू आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन 1935 में क्या हुआ था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी। तो यहाँ से हम मैच कर लें कि सी का हमको 1 मिलना चाहिए और यहाँ से हमें बी का हमको 4 मिलना चाहिए। तो सी का 1 बी का 4, सी का 1 बी का 4। ये देखो फिर से यहाँ पर कहानी गड़बड़ है, क्योंकि दोनों को यहाँ पर हमने बोला है क्वेश्चन का लेवल 1 नंबर और ऊपर बढ़ाया गया है। और आगे बात है फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, रिजिड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपको फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट पता होना चाहिए, रिजिड सेंट्रलाइजेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग आई थी, ये आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग 1861 के अकॉर्डिंग आई थी। 1861 के अकॉर्डिंग आई तो थी, लेकिन यहाँ पर इसको हटा दिया गया था। तो फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट को अगर हम मैच करें तो ये आएगी ऑल इंडिया फेडरेशन हमने बनाई थी, AIF को जिसको बोला जाएगा। AIF हमने बनाया था कब, 1935 में। तो 1935 को हमने यहाँ से ये मैच कर दिया। जहाँ फेडरल की बात आएगी आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि 1935 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें कि फेडरल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट को 1935 से मैच किया हमने, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हमने 1909 से मैच किया, और डायरेक्ट इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको मैच किया हमने 1919 से, और रिजिड सेंट्रलाइजेशन आया था 1861 में। तो यहाँ से हमको ऑप्शन बी करेक्ट मिल जाने वाला है। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1864 टू 1946 टू 47। 1946 और 47 के बीच में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, तब फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन होगा। अगर आपने लक्ष्मीकांत को थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत अगर आप इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। यहाँ पर थे अपने लियाकत खान, ये थे जो अपने फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो जब गवर्नमेंट बन गई थी, इसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया था, तब जो है जॉन मथाई बने थे। और 1946-47 की बात करें तो उस समय लियाकत अली थे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, इसके बाद 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, हम एंड की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया। भाई किस एक्ट ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में क्या कर दिया था, इंटर करा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1773, 1784, 1861 या 1892। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे उम्मीद है कि रेगुलेटिंग एक्ट था ही, इसलिए कि इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रेगुलेट करे, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर से हमें एक्ट मिल गए, फिर से हमें प्रोविज़न मिल गए। तो आई थिंक यहाँ पर अब आपको सारे एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो 2 के बारे में तो पता ही होगा, 1919 और 1935, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें प्रोविज़न आपको इधर उधर मिल सकते हैं। प्रोविज़न चाहे कितना भी इधर उधर हो, लेकिन चीज़ें आपको वही मिलने वाली है। देखो, ट्विन फीचर ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन एंड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला था 1935 में, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये होगा था 1919 में। तो यहाँ से सी का 4 और बी का 3, सी का 4 और बी का 3 यहाँ पर देखने के लिए
सी का 4 और वी का 3। फिर से वही अपनी कहानी है, सी का 4 वी का 3। यहाँ से देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर ए चला जाएगा और डी चला जाएगा, ये पहले ही कैंसिल हो जाएंगे और बी और सी यहाँ पर बचने वाला है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब किया गया था, ये भी तो एक बात देखने वाली है। ये तो आपको पता होना चाहिए। 1933 की बात, मतलब 1833 की बात, 1833 का जो एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था और जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया गया था। और आगे वाला अगर देखेंगे 1958 की अगर बात आती है, हम जानते हैं 1857 में 1857 की क्या थी, क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ले लिया था, ठीक, खुद अपने हाथ में ले लिया था। तो 1858 में कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो आई थिंक ए का 1 लगाइए और वी का 3 लगाइए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, इसके बारे में आपको पढ़ना। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर तो आप जानते हैं, सबसे पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज। ओके, अगर हम बात करें जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन किस नाम से फेमस थी, तो कैबिनेट कमीशन की बात करते हैं, हंटर कमीशन की बात करते हैं, सैडलर कमीशन की बात करते हैं, साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको एक साइमन कमीशन मिलेगी। स्टैट्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन थी और कैबिनेट कमीशन तो नहीं, हंटर कमीशन और सैडलर कमीशन ये जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड थे। आगे हम बात करेंगे 22 क्वेश्चन नंबर जो है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे यहाँ पर, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अपना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, तो पहले चैप्टर को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। पहले चैप्टर से जितने भी MCQ होने वाले थे और जो लक्ष्मीकांत की बुक में दिए हुए हैं उनको हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर को मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।